नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। सुबह के 9:30 बज चुके हैं। आज का एजेंडा लेकर हम हाजिर हैं। आज के एजेंडे में तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अगले आधे घंटे में हम आपको रूबरू कराएंगे। साथ ही अपने संवाददाताओं के साथ भी जुड़ेंगे और जमीनी हकीकत क्या कहती है इन खबरों की, उसको भी टटोलने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एजेंडे की और सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री आज राजस्थान के सीकर में पीएम किसान के तहत लगभग 17,000 करोड़ रुपए की 14वीं किश्त करेंगे जारी। पीएम 1,25,000 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र भी राष्ट्र को करेंगे समर्पित। प्रधानमंत्री गुजरात दौरे पर राजकोट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का करेंगे उद्घाटन। 860 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं की भी करेंगे शुरुआत। संसद के दोनों सदनों में आज अहम विधायी कार्य सूचीबद्ध। विपक्ष ने संसद में अपनी रणनीति पर चर्चा करने के लिए बुलाई बैठक। वहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने अपने सांसदों के लिए जारी किया व्हिप। चेन्नई में जारी पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की चौथी और पर्यावरण और जलवायु मंत्रियों की बैठक का आज दूसरा दिन। बैठक में पर्यावरण और जलवायु से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर मंथन जारी। और आइए अब खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान के सीकर में कई पहलों का शुभारंभ करेंगे। पीएम मोदी विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। किसानों को लाभ पहुंचाने वाले एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में प्रधानमंत्री 1,25,000 पीएम किसान समृद्धि केंद्र राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत लगभग 17,000 करोड़ रुपए की 14वीं किश्त लाभार्थियों को जारी की जाएगी। प्रधानमंत्री यूरिया गोल्ड लॉन्च करेंगे। ये यूरिया की एक नई किस्म है जो सल्फर से लेपित होगी। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री डिजिटल वाणिज्य के ओपन नेटवर्क पर 1500 किसान उत्पादक संगठनों को शामिल किए जाने का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री 5 नए मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन भी करेंगे और 7 मेडिकल कॉलेज की आधारशिला भी रखेंगे। इसके साथ ही वे एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। अनुज हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनुज, साफ तौर पर काफी महत्वपूर्ण ये दौरा, तमाम सौगातें यहां पर किसानों को मिलती हुई नजर आएंगी, तो ऐसे में कितना बड़ा लाभ का दिन आज हम कह सकते हैं किसानों के लिए? नरेंद्र मोदी राजस्थान की धरती पर होंगे, सीकर जिले में होंगे और यहाँ पर एक बड़े कार्यक्रम का यहाँ पर किसानों के लिए आयोजन किया गया है जिसे पीएम किसान सम्मेलन का नाम दिया गया है। और इसी सम्मेलन के अंदर प्रधानमंत्री आज किसान सम्मान निधि जो हर 4 महीने में दी जाती है और साल में 3 बार दी जाती है, 2,000 रुपए की जो छोटे और किसान हैं उनके सीधे अकाउंट में ये आर्थिक मदद भेजी जाती है ताकि किसान अपनी बुआई के समय, कटाई के समय बिजली का बिल भरना हो या ट्रैक्टर जैसी मशीनों को किराए पर लेना हो, वो उसका उपयोग करता है। तो आज उसकी 14वीं किस्त जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जारी करेंगे, सीकर की धरती से करेंगे और करीब इसमें 8.5 करोड़ किसानों को इससे सीधा फायदा होगा। और इसके अलावा 1,25,000 सवा लाख किसान समृद्धि केंद्र का भी आज उद्घाटन होगा। ये पूरे देश के अंदर किसान समृद्धि केंद्र खोले जाएंगे। इन किसान समृद्धि केंद्रों से किसानों को फायदा ये होगा कि वो अपने तहसील और ब्लॉक के स्तर पर अपनी बीज के बारे में जानकारी लेनी हो, मिट्टी की गुणवत्ता की जांच करानी हो, फर्टिलाइजर के बारे में जानकारी लेनी हो या फर्टिलाइजर को खरीदना हो, ये इन किसान समृद्धि केंद्रों के माध्यम से किसानों को मदद मिलेगी। दूसरी सबसे बड़ी बात यही है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गौरव शुरू से ही फोकस रहा है किसानों को मजबूत करना, कृषि के क्षेत्र को टेक्नोलॉजी से जोड़ना। और आज जब मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे हो रहे हैं, ऐसे में किसान की तकदीर, कृषि क्षेत्र की तस्वीर काफी बदलती हुई लगातार नजर आ रही है। और इसमें सबसे बड़ी बात गौरव ये है कि कृषि के क्षेत्र में जो कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, उसमें चाहे हम बजट आवंटन की बात करें तो उसमें एक अभूतपूर्व वृद्धि पिछले कई सालों में देखी गई। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना तो है ही, इसके अलावा किसान उत्पादन संगठनों का निर्माण हुआ है, एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड
अलग से किसानों के लिए बनाया गया है। किसान क्रेडिट कार्ड है, अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स अन्न जो श्री अन्न के नाम से इस वर्ष चल रहा है, कृषि के मशीनीकरण की बात करें उसके प्रबंधन किए गए हैं। तो कुल मिलाकर किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना ये मोदी सरकार की लगातार कोशिश रही है। और आज जब यहाँ सीकर की जनता के सामने आज प्रधानमंत्री यहाँ पर होंगे तो आज भी कई हजार करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। कृषि के साथ साथ हम बात करें तो यहाँ की चिकित्सा सुविधाओं को भी यहाँ पर बढ़ाने के लिए आज 5 मेडिकल कॉलेज का प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे और 7 का शिलान्यास करेंगे। गौरव, यूरिया गोल्ड की जो नई किस्म है उससे किस तरह से फायदा मिलता हुआ नजर आएगा अनुज? देखिए, बिल्कुल आपने सही सवाल पूछा। अभी तक देखिए आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले फर्टिलाइजर की, यूरिया की कालाबाजारी को रोकने के लिए नीम कोटेड यूरिया की शुरुआत की थी ताकि उस यूरिया का कालाबाजारी ना हो सके, दूसरे लोग उसका उपयोग ना करें, क्योंकि यूरिया सिर्फ और सिर्फ खेती के लिए, किसानों के लिए बनता है। नीम कोटेड यूरिया करने से पूरी तरीके से इसकी कालाबाजारी पर रोक लगी। लेकिन अब इसको और बेहतर बनाने की तरफ जो है सरकार ने कदम बढ़ाया है, जिसका आज शुरुआत होगा। इसको नाम दिया गया है यूरिया गोल्ड। ये सल्फर कोटेड यूरिया होगा। इससे क्या होता है कि जब वो अपनी फसलों पर किसान इसको छिड़केंगे तो उससे कम तादाद में इसको छिड़का जाएगा। पहले जितना लगता था उससे कम तादाद में, इसकी गुणवत्ता उससे बेहतर होगी। तो कुल मिलाकर, क्योंकि लगातार सरकार का ये भी प्रयास रहा है कि कीटनाशकों का ज्यादा से ज्यादा उस पर प्रभाव ना पड़े फसलों पर, उसका कम से कम उपयोग करें और ऑर्गेनिक खेती की तरफ जो किसान है वो बढ़े। लेकिन हम जानते हैं कि कुछ इस तरह की बीमारियां फसलों में लगती हैं जिसमें यूरिया का डालना जरूरी हो जाता है और पोषक तत्व जो हैं वो यूरिया से मिलते हैं। लेकिन यूरिया की क्वालिटी को सुधारा जाए, इसीलिए आज यूरिया गोल्ड की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीकर की धरती से करेंगे। गौरव, बिल्कुल अनुज, अगर हम बीते कुछ वर्षों पर देखें तो तमाम ऐसी योजनाएं चलाई गई जिनसे कहीं ना कहीं किसानों को फायदा मिलता हुआ नजर आया। कितना बड़ा परिवर्तन आप देख रहे हैं उनके जीवन में बीते कुछ वर्षों में? सबसे बड़ी बात यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोकस रहा है किसानों को मजबूत करना, आर्थिक तौर पर मजबूत करना। और गौरव, हम जानते हैं आज से आप 2 दशक पहले की बात करेंगे तो मीडिया और अखबारों की सुर्खियां रहती थी कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं, कर्ज के नीचे दबे हुए हैं। लेकिन आज उस स्थिति से पूरा देश जो है बाहर निकल चुका है। कृषि के क्षेत्र में अब किसान लगातार आत्मनिर्भर बन रहा है, मजबूत बन रहा है। और उसका यही सबसे बड़ा कारण है कि केंद्र सरकार की जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं हैं वो अब सीधे किसानों तक पहुंचती हैं। तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं जो छोटे और मझोले किसान हैं उनको सबसे ज्यादा केंद्र सरकार की योजनाओं का फायदा मिलता है। और यही एक सबसे बड़ा कारण है कि आज दुनिया के अंदर खाद्यान्न का सबसे ज्यादा रिकॉर्ड उत्पादन भारत के अंदर हो रहा है। और अब चाहे हम अनाज की बात करें, दालों की बात करें, आज सबसे बड़ा एक निर्यातक देश भारत बना है जो दूसरे देशों के खाद्यान्न की जरूरतों को पूरा करता है। तो कुल मिलाकर ना हम खाद्यान्न के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं बल्कि दूसरे देशों को निर्यात भी कर रहे हैं। बिल्कुल। ऐसे में ओपन नेटवर्क पर जिस तरह की जो बातें की जा रही है कि 1500 किसान उत्पादक संगठनों को शामिल किया जाएगा, ये किस तरह से नई पहल के रूप में इसमें देखने को मिलेगा और क्या रूपरेखा इसकी रखी गई है? देखिए, सबसे बड़ी बात यही है कि कृषि को टेक्नोलॉजी से भी जोड़ना है। सबसे बड़ी बात यही है कि टेक्नोलॉजी से किस तरीके से जोड़ा जाए। आज हम जानते हैं कि कोई भी किसान मोबाइल के माध्यम से मौसम की जानकारी ले सकता है, अपने बीज की गुणवत्ता के बारे में जान सकता है। और जिस तरीके से बड़ी बड़ी कंपनियां अपने कस्टमर केयर सेंटर खोलती है उसी तरीके से किसानों के लिए भी कस्टमर केयर ग्राहक सेवा केंद्र खोले गए हैं। इनका सबसे बड़ा फायदा यही होता है कि कोई भी किसान अपने मोबाइल के माध्यम से मार्केट की जानकारी हासिल कर सकता है, उसके उत्पादन की जो कीमत है उसको किस इलाके में कितनी मिल रही है, मंडियों को ई मार्केटिंग से पूरी तरीके से जोड़ दिया गया है। तो निश्चित तौर पर ये जो लगातार तकनीक से जोड़ने की जो पहल की जा रही है किसानों को, उसका जो असर है सीधा किसानों पर देखा जा रहा है। और आने वाले समय में कृषि के क्षेत्र में तकनीक का कैसे उपयोग किया जा सकता है, निश्चित तौर पर उस पर लगातार भारत सरकार, केंद्र सरकार आगे बढ़ रही है। गौरव, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनुज, तमाम जानकारियां विस्तार से हमसे साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात दौरे पर भी आज जाएंगे, जहां पर राजकोट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का वो उद्घाटन करेंगे। ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे को कुल 2500 एकड़ से अधिक भूमि क्षेत्र पर 1400 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित किया गया है। नए हवाई अड्डे में आधुनिक तकनीक और स्थायी सुविधाओं का मिश्रण है। हवाई अड्डे के टर्मिनल का डिजाइन राजकोट की सांस्कृतिक जीवंतता से प्रेरित है और ये लिप्पन कला से लेकर डांडिया नृत्य तक के कला रूपों को अपने जीवंत बाहरी अग्रभाग और शानदार आंतरिक सज्जा के माध्यम से चित्रित करेगा। हवाई अड्डा स्थानीय वास्तुकला विरासत का प्रतीक होगा और गुजरात के कठियावाड़ क्षेत्र की कला और नृत्य रूपों के सांस्कृतिक गौरव को प्रतिबिंबित करेगा। राजकोट में नया हवाई अड्डा न केवल राजकोट के स्थानीय ऑटोमोबाइल उद्योग के विकास में योगदान देगा, बल्कि ये पूरे गुजरात में व्यापार, पर्यटन, शिक्षा और औद्योगिक क्षेत्रों को भी प्रोत्साहित करेगा। और राजकोट के छात्र शहर को मिल रहे ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे को लेकर काफी उत्साहित हैं। देखिए, गुजरात का पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट अब होने जा रहा है राजकोट में। कितने एक्साइटेड है बच्चे, कितने एक्साइटेड है सब, इसके लिए हम बात करेंगे इन्हीं से। सबसे पहले आप हमें बताइए कि पहला ऐसा इंटरनेशनल एयरपोर्ट राजकोट में होने वाला है। एक्साइटमेंट तो जरूर है, खुशी भी है। यस सर, बहुत एक्साइट है, बहुत उत्साह है, क्योंकि हमें जो पहले इंटरनेशनल जाना पड़ता था तो हमें अहमदाबाद या मुंबई वगैरह जाना पड़ता था, वो आज हमारे आंगने हो जाएगा, राजकोट में हो जाएंगे, वो इजी हो जाएगा और हमें अहमदाबाद जाना नहीं पड़ेगा, यहाँ से हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि दूर जाना पड़ता था मुंबई या अहमदाबाद, अब आप लोग के घर के पास ही है। मोदी जी स्वयं यहाँ आ रहे हैं और हम सब बहुत ही खुश है क्योंकि वो यहाँ आ रहे हैं। हमारे लिए वो बहुत गौरव की बात है, क्योंकि ये गुजरात के लिए बहुत प्राउड की बात है कि ऐसा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ है और इससे हम सबको बहुत ही फायदा मिलेगा। इसलिए आप बताइए। हमें बहुत एक्साइटमेंट है, बहुत खुशी मिल रही है क्योंकि एम्स जैसे इंस्टीट्यूट हमारे राजकोट में बनी और इतना बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना और मोदी जी कल आ रहे हैं, वो हमारे लिए बहुत बहुत प्राउड की बात है और वी आर वेरी एक्साइटेड। एयरपोर्ट से हमें काफ़ी कुछ फ़ायदा होने वाला है ऑब्वियसली, क्योंकि एयरपोर्ट हमारे घर के पास होगा तो हम आसानी से कहीं भी जा सकते हैं। वो भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है। इससे पहले जो एयरपोर्ट था वो छोटा एयरपोर्ट था, लेकिन अब ये ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बन रहा है और वो भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का। उसका रीजन ये होता है कि इस तरीके के एयरपोर्ट जो होते हैं ये एनवायरमेंटल सस्टेनेबल होते हैं और जैसे प्रधानमंत्री ने खुद कहा है कि 2070 तक भारत नेट न्यूट्रल, कार्बन नेट न्यूट्रल में तब्दील हो जाएगा। वो इकलौते ऐसे कुछ ऐसे देशों में शामिल हो जाएगा जहां पे कार्बन नेट न्यूट्रलिटी की भी बात की जा रही। तो ये जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये सिर्फ राजकोट के नहीं लेकिन पूरे सौराष्ट्र के जितने भी लोग हैं उनके लिए भी एक तरह से वरदान साबित हो सकता है। कैमरा पर्सन अजीत के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, राजकोट। और राजकोट से ही हमारे सहयोगी तापस हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तापस का रुख करते हैं। तापस, जैसा कि आप बात कर रहे थे और हमने देखा कि लोग काफ़ी एक्साइटेड, काफ़ी उत्साहित नज़र आ रहे हैं क्योंकि एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट उनको मिलने वाला है। ऐसे में क्या तैयारियां इस एयरपोर्ट को लेकर नज़र आ रही हैं और किस तरह से लोगों के बीच और लोगों के सफ़र को सुगम बनाने की जो कवायद सरकार ने की है वो कितनी यहाँ पर आरामदायक होने वाली है? बहुत सही कहा आपने। इनफैक्ट थोड़ी देर पहले जब अनुज भी बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे किसानों की। आज यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जिस तरीके से इंडस्ट्रियलिस्ट है या जो आपके बिजनेस कम्युनिटी है, लोग हैं जो कॉमन मैन है, उनको क्या सहूलियतें मिलेगी। वो सहूलियतें मिलेगी इस नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। ये जो नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है। मैं बार बार ये कह रहा हूँ ये पहला गुजरात का ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है। ग्रीनफील्ड का मतलब क्या है कि जब एक एयरपोर्ट एकदम शुरुआत से उसको बनाया जाता है, ये कोई एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, उसको पहले से बनाया जाता है, उसमें जो सारी एनवायरनमेंट के जो कंसर्न है वो सारे दूर किए जाते हैं, उनको तय किया जाता है और ये बहुत अहम हो जाता है। जैसे मैंने पहले ही कहा कि एनवायरनमेंट के लिए हमारे भारत सरकार बहुत ज्यादा एक तरह से सजग है और कार्बन नेट न्यूट्रल हम होने जा रहे हैं 2070 तक। उससे पहले बहुत सारे स्टेप्स है वो लिए जाएंगे, उसमें से ये बहुत अहम स्टेप है एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का एयरपोर्ट राजकोट में, जिससे की वजह से सौराष्ट्र, कच्छ, उसके आसपास के जो लोग हैं उनको अब अगर विदेश जाना है या अपना सामान भेजना है, बिजनेस कम्युनिटी है, उनको अब दिक्कत नहीं होगी। उनको अब दूर नहीं जाना पड़ेगा, अहमदाबाद नहीं जाना पड़ेगा, मुंबई जाना पड़ेगा। यही से वो सीधा अपना सामान जो है भेज सकते हैं और
बहुत एक तरह से बेहतरीन एयरपोर्ट ये बनाया गया है, इस लेवल का बनाया गया कि इसे फ्यूचर रेडी जैसे कहते हैं कि अगले 20 साल या 30 साल में भी उसकी कोई जरूरत पड़े तो वो भी इसमें उसका शुमार हो सकता है, उसको यूज किया जा सकता है। एनवायरमेंट कंसर्न जो है बहुत ज्यादा दिया गया है, वाटर रिसाइकलिंग की व्यवस्था की गई है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था की है, STPI की व्यवस्था की गई है, उसके साथ साथ सोलर एनर्जी, यानी इस तरीके से रखा गया कि अगर एनर्जी की डिमांड है वो खुद अपनी डिमांड खुद पूरी कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी चीजें हैं। और उसके साथ साथ जो काठियावाड़ सौराष्ट्र का जो एक कल्चर है उसको दर्शाया गया। तो आप एयरपोर्ट में घुसे तो आपको जो यहाँ की जो कल्चर है वो आपको देखने को मिलेगी। तो सैलानियों के लिए भी बहुत बड़ी चीज है, टूरिज्म इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री, इनको बहुत बड़ा बढ़ावा मिलने वाला है इससे। तो ये जो पूरी जगह है, ये सौराष्ट्र कच्छ का जो पूरा इलाका है, यहाँ पे अब कह सकते हैं कि दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की होना एकदम लाजमी है। जिस तरीके से ये एयरपोर्ट आया और ये होना जरूरी था, क्योंकि ये जो एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट अभी जो एयरपोर्ट है वो बहुत ही छोटा था, उसमें बहुत सारी सुविधाएं नहीं थी। तो जो बाहर से दो लोग आते थे, टूरिस्ट आते थे, या फिर अगर किसी को कहीं देश में भी कहीं जाना है तो वो चेंज करके उनको जाना पड़ता, तो बहुत समय लगता था। तो अब इस एयरपोर्ट के आने से ये सारी जो दिक्कतें वो दूर होगी। एक और चीज है कि ये जो एयरपोर्ट है ये थोड़ा दूर है, तो वहां पे उसको जो दिक्कतें हैं वो ऐसे एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट में जाने में दिक्कतें थी, अब वो दिक्कतें भी दूर हो जाएगी। बिल्कुल तापस, संक्षेप में आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि साफ तौर पर इकोनॉमिकल जो ग्रोथ का फैक्टर है वो तो है ही है, इसके साथ साथ ऑटोमोबाइल के क्षेत्र की जब हम बात करते हैं वहां पर किस तरह से उसमें काफी अहम योगदान ये पूरा एयरपोर्ट देता हुआ नजर आएगा और उनको कैसे बढ़ावा मिलता हुआ नजर आएगा? जी, पूरा सिर्फ ऑटोमोबाइल सेक्टर नहीं, बहुत सारे जो और भी इंडस्ट्रीज है, ये राजकोट के आसपास का जो इलाका है वो इंडस्ट्रियल हब होने जा रहा है। और इंडस्ट्री हब को क्या चाहिए कि आप अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे करेंगे, खासतौर से अगर बाहर भेजना है, अगर इंडिया के बाहर भी भेजना है, देश या राजकोट के बाहर भेजना है, जल्दी भेजना है, तो वो क्या तरीका है? वो तरीका है आप फ्लाइट एयर कॉरिडोर के रास्ते भेज सकते हैं। और एयर कॉरिडोर, ये जो मैं बता रहा हूँ, उसका जो एयर स्ट्रिप है वो इतना बड़ा है कि लार्ज कार्गो प्लेन को भी आराम से यहाँ पे लैंड किया जा सकता है, यहाँ से भेजा जा सकता है। तो जैसे मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, बैंगलोर, ये जो जगह हैं ये कार्गो हब बन चुके हैं। ये अब राजकोट भी दूर नहीं कि ये कार्गो हब बन जाएगा जहां से लोग अपना सामान जो है डायरेक्टली बेच पाएंगे। ऐसा नहीं कि उनको कहीं और भेजना पड़ेगा, फिर वहां से उसको अलग से ट्रांसलेट करना है। ये एक बहुत बड़ी चीज है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तापस, तमाम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए। आप नजर बनाकर रखिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं और संसद की बात करते हैं। संसद के दोनों सदनों में आज कई अहम विधायी कार्य सूचीबद्ध हैं। लोकसभा में कोयला और खान मंत्री प्रहलाद जोशी आज अपतट क्षेत्र खनिज संशोधन विधेयक 2023 पेश करेंगे। इसके अलावा जन विश्वास बिल को भी चर्चा और पारित करने के लिए सूचीबद्ध किया गया है। वहीं कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल निरसन और संशोधन विधेयक 2022 पर चर्चा और इसे पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। वहीं राज्यसभा में विदेश मंत्री एस जयशंकर विदेश नीति में नवीनतम घटनाक्रम पर बयान देंगे। इसके अलावा चलचित्र संशोधन विधेयक 2023 को भी चर्चा और पारित करने के लिए सूचीबद्ध किया गया है। संसद के मॉनसून सत्र में विपक्षी दलों का हंगामा जारी है, जिसके चलते दोनों सदनों की कार्रवाई लगातार बाधित हो रही है। और वहीं हालांकि कल भी मणिपुर के मसले पर लगातार 5वें दिन भी विपक्ष का हंगामा जारी रहा। दोनों सदनों में बार बार कार्रवाई में बाधा पड़ी। हंगामे के बीच ही लोकसभा और राज्यसभा में सरकार ने कुछ बिलों को पारित कराया गया। इस बीच विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव को लोकसभा अध्यक्ष ने स्वीकार कर लिया है। इस बीच विपक्ष ने संसद में अपनी रणनीति पर चर्चा करने के लिए बैठक भी बुलाई है। वहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी किया है। मॉनसून सत्र के दौरान चल रहे गतिरोध का हल निकालने के लिए राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने कल विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ मुलाकात की। राज्यसभा सभापति ने सत्ता पक्ष और विपक्ष के अनेक नेताओं के साथ मुलाकात की। इसके अलावा समाजवादी पार्टी, बीजू जनता दल और लेफ्ट पार्टी के नेता भी मुलाकात के लिए पहुंचे। इस दौरान उपसभापति हरिवंश और कांग्रेस की तरफ से जयराम रमेश भी सभापति के साथ मुलाकात में शामिल थे। और हमारे सहयोगी राजेश राज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश का रुख करते हैं। राजेश,
क्या खास होने वाला है आज संसद में, क्योंकि तमाम ऐसे विधायी कामकाज हैं जो सुचारू रूप से चल रहे हैं और ऐसे में तमाम ऐसे विधेयक हैं जो पटल पर रखे जाने हैं। क्या खास आज के दिन की अगर हम बात करें तो देखिए, राज्यसभा के सभापति जो जगदीप धनखड़ हैं, उन्होंने कल जो तमाम नेताओं के साथ मुलाकात की थी, उसमें आपको एक दो बातें मैं जोड़ना चाहूंगा। जो खबर आपने दिखाई अभी, उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे जो नेता प्रतिपक्ष हैं, वो भी उस बैठक में पहुंचे थे। और इसके अलावा सत्ताधारी पार्टी की तरफ से राज्यसभा में जो नेता सदन हैं, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, वो भी सभापति के साथ बैठक में थे। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो तमाम जो सियासी दलों के जो प्रतिनिधि थे, शिवसेना की तरफ से प्रियंका चतुर्वेदी, केशव राव जो टीआरएस के सांसद हैं, इन तमाम लोगों की मौजूदगी में सभापति ने तमाम लोगों से रायशुमारी की। और ये माना जा रहा है कि इस बैठक में यह तलाशने की कोशिश की गई कि आखिर कहाँ कमियां रह गई हैं जिसकी वजह से सदन की कार्रवाई अब तक चल नहीं पाई है। और ये उम्मीद की जा सकती है कि सभापति ने सत्ता और विपक्ष दोनों के साथ बातचीत करी है, तो ऐसे में आज 11 बजे क्या कुछ रुख रहता है ये पता चल पाएगा विपक्ष का। बहरहाल सदन के बाहर और सदन के भीतर दोनों जगह हंगामे की स्थिति है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह सदन के बाहर जो है उनको चूंकि निष्कासित कर दिया गया है सदन में अवरोध पैदा करने को लेकर, और आसन के सामने सभापति के साथ जो उनकी संवाद अदायगी रही उसको लेकर सभापति ने नाराजगी जाहिर की और पूरे मॉनसून सत्र से उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। वो बाहर जो है पार्लियामेंट की का जो मुख्य द्वार है वहां पर वो धरना पर बैठे हुए हैं कई दिनों से। तो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष की कोशिश है कि वो सदन में जो गतिरोध है उसको खत्म कर नए तरीके से कामकाज जो है उसको शुरू करे। और कल राज्यसभा में हमने देखा कि विपक्ष के बायकॉट के बाद सत्ता पक्ष की तरफ से जो 74वां संविधान संशोधन विधेयक था उसको केंद्रीय जनजातीय मामलों के जो मंत्री हैं अर्जुन मुंडा, उनको पास कराने में कामयाबी हाथ लगी। कई जो सत्ताधारी पार्टी के सांसद थे वो चर्चा में शामिल हुए और हिमाचल प्रदेश की एक जो जाति है उसको एसटी में शामिल किए जाने को लेकर वो विधेयक जो था वो सदन से पारित हो गया। तो सत्ता पक्ष की कोशिश है कि विपक्ष अगर हंगामा कर रहा है तो कहीं ना कहीं जो विधायी कामकाज है उसको निपटाया जाए। ऐसे में विपक्ष की भी जिम्मेदारी होती है डेमोक्रेसी में कि सत्ता और विपक्ष दोनों मिलकर सदन में जो विधायी कामकाज हैं, जरूरी कामकाज हैं, उनको निपटाने की कोशिश करें। बिल्कुल, शुक्रिया राजेश, तमाम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए। आप नजर बनाकर रखिए, हम आगे भी आपसे इस पर अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, G20 की बात करते हैं। चेन्नई में जारी पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की चौथी और पर्यावरण और जलवायु मंत्रियों की बैठक का आज दूसरा दिन है। 3 दिवसीय इस बैठक में G20 सदस्य देशों, आमंत्रित देशों और कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के करीब 300 प्रतिनिधि शामिल हैं और परिणाम और अध्यक्षता दस्तावेज को अंतिम रूप देने पर विचार कर रहे हैं। ECSWG की इस बैठक में 3 प्रमुख क्षेत्रों भूमि बहाली, चक्रीय अर्थव्यवस्था और नीली अर्थव्यवस्था पर मुख्य रूप से विचार विमर्श हो रहा है। बैठक के पहले दिन पर्यावरण और जलवायु से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हुई। वहीं पिछली 3 ECSWG बैठकें और वर्चुअल सत्र इस वर्ष मई, जून और जुलाई में हुई थी, जिसमें भारत की अध्यक्षता में 3 विषयों पर व्यापक चर्चा हुई थी। अब चौथी बैठक में पर्यावरण और जलवायु के 2 व्यापक विषयों के अंतर्गत परिणाम दस्तावेजों पर आगे विचार विमर्श होना निर्धारित है। आयशा खानम हमारी सहयोगी चेन्नई से हमारे साथ जुड़ रही हैं। आयशा, साफ तौर पर क्योंकि ये बैठक काफी महत्वपूर्ण है, किन किन बिंदुओं पर यहाँ पर बातचीत हो रही है और जलवायु परिवर्तन को लेकर किस तरह का हल निकलता हुआ यहाँ से नजर आ रहा है? जी देखिए, आज दूसरा दिन है इस चौथी बैठक का, जो आखिरी बैठक है वर्किंग ग्रुप की इस G20 में भारत की अध्यक्षता के तहत। और ये बहुत अहम है क्योंकि इस बैठक के दौरान एक अहम ड्राफ्ट तैयार हो सकता है, एक कम्युनिके तैयार हो सकता है, जिसके तहत कल जो पर्यावरण मंत्रियों की बैठक होने, मंत्री स्तरीय बैठक होने वाली है, इस बैठक में इस कम्युनिके को रखा जाएगा, इसे फर्म अप किया जाएगा ताकि ये फाइनल डिक्लेरेशन का हिस्सा बन सके। अहम मुद्दे इस बैठक में तो यही हैं कि कैसे पर्यावरण और क्लाइमेट चेंज को एक सस्टेनेबल तौर पर पूरे तमाम G20 कंट्रीज के बीच में कैसे इसको एक बेहतर इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए, बेहतर इकोसिस्टम तैयार किया जाए। खास बात ये रहेगी कि आज अहम है शाम में जब एक
कोलिशन लॉन्च होने वाला है। देखिए, ये कोलिशन राजनीतिक कोलिशन नहीं है, ये कोलिशन पर्यावरण की रक्षा के लिए तमाम जो G20 देश हैं और प्राइवेट इंडस्ट्रीज हैं, ये तमाम इंडस्ट्रीज मिलकर एक कोलिशन लॉन्च करेंगे, जिसके तहत सर्कुलर इकोनॉमी को लेकर ज़्यादा बढ़ावा दिया जा सकता है। सर्कुलर इकोनॉमी का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए देखिए, भारत ने पहले से ही सर्कुलर इकोनॉमी यानी जो वेस्ट रिसाइकलिंग है, जो कूड़ा रिसाइकल किया जाता है, उसके तहत कई प्रयास जो भारत ने शुरू किए हैं। ये एक एग्जाम्पल है यहाँ के G20 के प्लेटफॉर्म पर। तो सर्कुलर इकोनॉमी पूरे विश्व में एक अहम मुद्दा है और ये तमाम देश एक कोलिशन तैयार करेंगे और आज जो है इसे लॉन्च किया जाएगा। जी आयशा, क्या प्लास्टिक बैन को लेकर भी यहाँ पर बात है? जी, प्लास्टिक बैन को लेकर भी अहम चर्चा हो रही है और ये तमाम चीज़ें जो है इस सर्कुलर इकोनॉमी के तहत ही आती हैं, क्योंकि प्लास्टिक जो है सर्कुलर इकोनॉमी का अहम हिस्सा होगा। हमने देखा था कि कैसे कुछ समय पहले जो रिसाइकल्ड प्लास्टिक से जैकेट्स तैयार किए गए, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका डेमोन्स्ट्रेशन किया था जब उन्होंने उस कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। तो प्लास्टिक जो है एक बहुत बड़ी समस्या है और ख़ासकर कोस्टल रीजन्स में, जो समुद्री इलाके हैं, जो तटीय इलाके हैं, और चेन्नई एक ऐसा बैकड्रॉप है जो कोरोमंडल कोस्ट पर स्थित है। तो यहाँ पर जो है प्लास्टिक की जो समस्या है उस पर भी ध्यान दिया जा रहा है। देखिए, G20 की जो 3rd एनवायरमेंट वर्किंग ग्रुप बैठक थी वो गांधीनगर में हुई थी और इससे पहले मुंबई में भी हुई थी और मुंबई में इसको लेकर काफ़ी जोर दिया गया, जहाँ पर तमाम डेलीगेट्स जो है खुद बीचेस पर जाके प्लास्टिक हटाने को लेकर, प्लास्टिक से समुद्री तट को कैसे सुरक्षित बनाया जाए, इसको लेकर उन्होंने खुद प्लास्टिक क्लीनिंग में भाग लिया था। तो ये तमाम चीजें हैं जो ये जो G20 के देश हैं न केवल बातचीत या चर्चा के साथ जुड़े हैं, बल्कि खुद इसका प्रदर्शन करते हुए इसको प्रैक्टिकली जमीनी हकीकत बनाने की कोशिश में जुटे हैं। बिल्कुल, क्योंकि वैश्विक चुनौती जिस तरह से हम देख रहे हैं जलवायु परिवर्तन को लेकर है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इस बैठक से जो तमाम बिंदुओं पर चर्चाएं हो रही हैं उससे हल निकलता हुआ जरूर नजर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आयशा, तमाम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए। और इसी के साथ आज के एजेंडे में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए DD न्यूज के साथ, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।